लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज के साथ रहता है, समाज के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ संवाद स्थापित होता है, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा जो है ये विचारों का आदान प्रदान करने का ही एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, तो भाषा को हम सामाजिक वस्तु कर रहे हैं। तो भाषा जो है, भाषा के कई रूप, कई अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पशु पक्षियों की भाषा, ठीक है, पशु पक्षियों की भाषा होती है। जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनकी अपनी भाषा है। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, है ना। उनकी जो आवाज है हर समय एक सी नहीं रहती है। दुख की अवस्था में उनकी आवाज में परिवर्तन आता है, खुशी की अवस्था में उनकी आवाज में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो अपनी मनोदशा के अनुसार पशु पक्षी भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरीके से जो आपका इंगित या फिर हम उसको कह सकते हैं सांकेतिक, इंगित भी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। तो हमारे जो इंद्रियां हैं, जैसे आँख हो, कान हो, हाथ हो, है ना, हमारी इंद्रियां, ये आँख हो, कान हो, नाक हो, इसके द्वारा भी हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। किसी को अगर बैठने के इशारा करना हो तो हम आंखों से इशारा करते हैं, है ना, कान भी हिलाते हैं, है ना। इसी तरीके से नाक भी सिकोड़ते हैं, इसी तरीके से सिर हिलाते हैं, हाथ के माध्यम से भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि हम इसको इंगित भाषा या सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, सड़क की लाल हरी बत्ती, जिसको हम लोग चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, सड़क की लाल हरी बत्ती को भी हम भाषा की श्रेणी में रखते हैं। नाविक हो या फिर चौक चौराहा हो, रेलगाड़ी हो, यहाँ पर जो लाल हरी बत्तियां या फिर नारंगी बत्तियों के माध्यम से चलने का, रुकने का इशारा किया जाता है, तो उसको भी भाषा की श्रेणी में रखते हैं। और चौथी चीज है जो मनुष्य बोलता है, यानी कि मनुष्य के जो ध्वनि संकेत हैं, ठीक है, ध्वनि संकेत है, हम इसको भी भाषा की श्रेणी में रखते हैं। और जो हमारा भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान में मनुष्य के जो ध्वनि संकेत है, यानी कि मनुष्य जब उच्चारण करता है, अपने मुख से ध्वनि निकाल रहा है, भाषा इसी को कहा गया है। क्योंकि ऊपर के जो तीनों चीजें हैं, इसमें उतनी स्पष्टता नहीं रहती है जितनी मनुष्य के मुख से निकलने वाली आवाज में रहती है। इसीलिए ये जो मनुष्य के ध्वनि संकेत हैं, यानी कि मनुष्य उच्चारण कर रहा है, भाषा विज्ञान में इसी को जगह दी गई है। ठीक है, तो आगे हमने देखा था जो भाषा है, भाषा का अर्थ क्या है। ठीक है, भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ मैं बार बार बोलती हूँ, ये भाषा शब्द किस भाषा से लिया गया है? भाषा शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। ये जो भाषा शब्द है संस्कृत के भाष धातु से बना है और इसका अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? बोलना या कहना, अर्थात जिसे बोला जाए या जिसे कहा जाए, है ना। मनुष्य जब अपने मुख से ध्वनि निकाल रहा है, उच्चारण कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, इसी को हम क्या
भाषा कहेंगे। ठीक है, आगे हमने देखा था परिभाषा। परिभाषा, भाषा की परिभाषा। ठीक है, ये जो परिभाषा है हमने 4 परिभाषाएं देख चुके हैं। ठीक है, पहली परिभाषा हमने क्या देखा था, प्लेटो के अनुसार। ठीक है, प्लेटो की एक रचना है, क्या है, सोफिस्ट। ठीक है, प्लेटो की रचना है सोफिस्ट, और इस सोफिस्ट में ये प्लेटो जो है वो क्या कहते हैं कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। ठीक है, क्या है, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्यात्मक बातचीत है। विचार क्या है, आत्मा, हमारे हृदय की मूक यानी कि साइलेंट, हमारे मुख से अभी तक नहीं निकला है वो विचार, है ना, मूक है। अध्यात्मक यानी कि ध्वनि के रूप में नहीं निकला है ना, अध्यात्मक बातचीत है। पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे ही भाषा की संज्ञा देते हैं। जब तक हमारे हृदय में जो विचार है तब तक वो विचार है, लेकिन जैसे ही वो विचार हमारे मुख के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से बाहर आती है तो वो क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। बहुत अच्छी परिभाषा है। ठीक है, दूसरी परिभाषा हमने देखा था स्वीट के अनुसार। स्वीट के अनुसार, स्वीट क्या कहते हैं, भाषा विद्वान है, वे कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों यानी कि हमारे मुख से जो उच्चारण हो रहा है, ध्वनि निकल रहा है ना, इनके माध्यम से विचारों को प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। ठीक है, तीसरी परिभाषा हमने इसके अनुसार देखा था काम का प्रसार। इसके अनुसार बाबूराम सक्सेना। ठीक है, बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं, बाबूराम सक्सेना ये कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको स्पष्ट रूप से भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह कहने का मतलब है हिंदी की अपनी ध्वनि चिन्ह है, अंग्रेजी की अपनी ध्वनि चिन्ह है, यानी कि हिंदी की हमारी देवनागरी लिपि है, का खा गा घा हंसा दीर्घ, है ना, अंग्रेजी की अपनी ध्वनि चिन्ह है, ABCD, है ना, कुछ वावल्स है, कुछ कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यानी कि उच्चारण कर रहा है। ठीक है, इसी को भाषा कहते हैं। फिर चौथी परिभाषा हमने देखा था काम का प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, काम का प्रसाद गुरु क्या कहते हैं, काम का प्रसाद गुरु के अनुसार, काम का प्रसाद गुरु क्या कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता से समझ सकता है। इसमें भी वही ध्वनि चिन्ह, वही उच्चारण की ही बात हो रही है। भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। तो जब तक मनुष्य के हृदय में भाव है, उनके अंदर में विचार है, तब तक वो विचार है। लेकिन जैसे ही वो विचार हमारे मन में जो विचार है वो हमारे मुख से बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। तो इन चारों परिभाषाओं को अगर आप गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मूल बातें जो है वो क्या निकल कर आ रही है, मनुष्य के जो ध्वनि चिन्ह हैं। ठीक है, मनुष्य के जो ध्वनि चिन्ह है उसी को ज्यादा महत्व दिया गया है। कहने का मतलब
मतलब है भाषा हम सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जो मनुष्य अपने मुख से निकाल रहा है, उच्चारण कर रहा है। पशु पक्षियों की भाषा या सांकेतिक भाषा, इंगित भाषा, सड़क की लाल हरी बत्ती, हम उसको भाषा विज्ञान में जगह नहीं देंगे, उसको हम भाषा की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका भाषा, भाषा का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, तो इस परिभाषा को जब हम गौर करेंगे तो इस परिभाषा पर कई सारे बिंदु हमारे सामने निकल करके आते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं भाषा की विशेषताएं। ठीक है, और गहराई में जाते हैं ये भाषा की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, भाषा की विशेषताएं पहले समझिए। भाषा की विशेषताएं, भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाइज बिंदुवार हम देखते हैं। पहला बिंदु है आपका भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये पैतृक का क्या समझते हैं पैतृक से। इसमें कहा जा रहा है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, तो ये पैतृक क्या है? क्या समझते हैं पैतृक से? कोई भी खड़े होकर बताइए। है ना, जो संपत्ति यानी कि हमें पूर्वजों के द्वारा मिलती है ना, इसी को हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। यानी कि आपके परदादा, परदादू, परदादी के माध्यम से आपको जो चीजें मिली हैं, है ना, आपके दादू के माध्यम से, आपके पिताजी के माध्यम से, है ना, तो हम इसी को पैतृक कहते हैं, पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भाषा को लेकर के? भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कहने का मतलब है कि कई लोग कहते हैं, कई समाज में लोग की भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति है, यानी कि इस भाषा को पूर्वजों ने हमें दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा को हम पूर्वजों के माध्यम से प्राप्त नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो उदाहरण के रूप में अगर आप देखिएगा, किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है ना, भारत में उसका जन्म होता है। जन्म के कुछ वर्षों बाद, मान लिया वो 5 वर्ष के बाद विदेश चला जाता है किसी भी कारणवश, यानी मान लिया वो फ्रांस चला जा रहा है ना, तो फ्रांस चला जा रहा है, वहीं पर वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, समाज के साथ रह रहा है। तो वो जो व्यक्ति है या बच्चा है वो कौन सी भाषा सीखेगा? भारतीय भाषा सीखेगा या फ्रेंच सीखेगा? यानी कि फ्रांस की भाषा फ्रेंच सीखेगा। आप लोग सोचिए, फ्रेंच सीखेगा, है ना। तो ये क्या है? भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है। अगर पैतृक संपत्ति रहती तो बच्चा जो है जब उसका जन्म भारत में हुआ है तो भारतीय भाषाओं को सीखता, लेकिन जैसे वो विदेश चला जाता है वो विदेशी भाषाओं को सीखता है, फ्रेंच सीखता है, अंग्रेजी सीखता है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है। समझ में आया? ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति
यानी कि मनुष्य जो है अपने चारों ओर के वातावरण से, समाज से सीखता है। हम शुरू में ही कर चुके हैं कि मनुष्य जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ उसका उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत चलता रहता है पड़ोसियों के साथ में। तो जैसा समाज रहेगा भाषा भी वैसे ही रहेगी। ठीक है, एक छोटे बालक को देखिएगा, जन्म से ही माँ के पेट से ही वो भाषा सीख करके नहीं आता है। जैसे ही वो इस पृथ्वी में जन्म लेता है, जो वातावरण है, समाज है, उसको देखता है, परखता है ना, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको गौर से सुनता है, ध्यान देता है, धीरे धीरे शब्दों का उच्चारण करना सीखता है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा जो है वो क्या है, अर्जित संपत्ति है। समाज से उसको अर्जित किया जाता है ना। तो इस तरीके से भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे, भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु है। उसी से संबंधित है ना, इसी तरीके का है। अर्जित और सामाजिक एक ही तरह का है। मनुष्य समाज में रहता है, समाज से चीजों को ग्रहण करता है, सीखता है, धीरे धीरे शब्दों को समझना शुरू करता है। ठीक है, तो भाषा जो है ये सामाजिक वस्तु है, समाज से ही संबंध रखता है भाषा। ठीक है, चौथा जो है वो है भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरा है, व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता है। उत्पन्न नहीं कर सकता है। भाषा जो है परंपरा है, वर्षों से चली आ रही है ना। जैसे इस पृथ्वी में मनुष्य आया, उसी समय से भाषा चली आ रही है, इसीलिए इसको परंपरा कहा जा रहा है। व्यक्ति उसका क्या करता है, अर्जन करता है, अर्जित करता है। ठीक है, जो परंपरा से चली आ रही है उस परंपरा को बना करके रखना चाहता है। ठीक है, उसको अर्जन करता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी एक व्यक्ति जो है, सिर्फ एक व्यक्ति भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकता है ना। मैंने ये कह दिया ये मेरी भाषा बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये भाषा जो है वो परंपरा से चली आ रही है। व्यक्ति जो है उसका अर्जन कर सकता है, उसको उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं पांचवा, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? अनुकरण द्वारा होता है या नहीं? अनुकरण यानी कि
एक छोटे बालक की कल्पना करिए, ठीक है। जन्म माँ के गर्भ से वो भाषा सीख करके नहीं आता है, लेकिन जैसे ही वो समाज के संपर्क में रहता है, जैसे जैसे लोग उसको सिखाएंगे, बच्चा उसी को सीखेगा, यानी कि कॉपी करने लगता है, अनुकरण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। आप लोग भी देखिए, कोई ऐसा शब्द है तो आप उसको क्या करना चाहेंगे, कॉपी करना चाहेंगे, अनुकरण करना चाहेंगे, ठीक है। तो अरस्तु जो है दार्शनिक है, ठीक है, प्राचीन दार्शनिक है। तो अरस्तु जो है, अरस्तु के शब्दों में कहा जाता है कि अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, ठीक है। ये जो अनुकरण है, अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण है। और जो अरस्तु है, उन्होंने ही अनुकरण का सिद्धांत दिया है, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, और उनका कहना है कि अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी का अनुकरण करता ही है, ठीक है। इस तरीके से भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, ठीक है। तो ये 5 बिंदु है। आगे हम देखते हैं भाषा चिर परिवर्तनशील है, छठा है, ठीक है। भाषा चिर परिवर्तनशील, भाषा चिर परिवर्तनशील है। चिर परिवर्तनशील यानी कि भाषा एक समय में एक ही जैसा नहीं रहता है, हमेशा उसका जो स्वरूप है वो बदलता ही रहेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो भाषा है, ये भाषा जो है इसके 2 आधार हैं, ठीक है। भाषा के 2 आधार है, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। मानसिक भाषा के 2 आधार हैं, एक शारीरिक और मानसिक। कहने का मतलब है कि जो परिवर्तन है, जो कि हम भाषा को क्या कर रहे हैं, चिर परिवर्तनशील, ठीक है। तो भाषा जब परिवर्तन होता है तो इन 2 आधारों पर ही होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति आपको एक वाक्य बोलने को दिया, ठीक है। मान लिया कोई व्यक्ति एक वाक्य बोलने को दिया, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उसका जो शरीर है और उसका जो मानसिक है, हो सकता है उस समय में एकाग्रचित ना हो, शारीरिक रूप से वो प्रिपेयर ना हो उससे बातचीत करने के लिए, या फिर मानसिक रूप से, है ना। तो उन्होंने जो एक वाक्य बोला उसको वो ध्यान से नहीं सुना होगा, और उसको जब बोलने के लिए कहा गया तो उसी वाक्य को वो दूसरे रूप में कह रहा होगा। तो इस तरीके से अगर उसी वाक्य को वही व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बोलेगा तो वो वाक्य फिर से बदल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भाषा जो है परिवर्तित होती है, यानी कि भाषा चिर परिवर्तनशील है, ठीक है। आप हिंदी को ही देख सकते हैं, ठीक है। आज से करीब 1000 वर्ष पहले इसका उद्भव हुआ, यानी कि 10वीं शताब्दी के आसपास। हम हिंदी को जानते हैं कि हिंदी जो है ये संस्कृत की बेटी है, यानी कि जो संस्कृत है सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। संस्कृत के 2 रूप मिलते हैं, एक लौकिक, है ना, एक लौकिक और एक अलौकिक, 2 रूप मिलते हैं। यही संस्कृत जो है बिगड़ते बिगड़ते, ठीक है, ये पाली के रूप में आता है, ठीक है। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, फिर ये बिगड़ते बिगड़ते प्राकृत के रूप में आती है, फिर ये बिगड़ते बिगड़ते ये अपभ्रंश के रूप में आती है। अपभ्रंश
ये आज हिंदी के रूप में आई है। ठीक है, इस तरीके से अगर ये चीज परिवर्तनशील नहीं रहती तो ये संस्कृत की रहती, लेकिन आज हम कहाँ आ चुके हैं, हिंदी, है ना, हिंदी पे आ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 7वां, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, है ना। भाषा को हम नहीं कह सकते हैं कि यही इसका अंतिम स्वरूप है। अगर हम कह दें कि किसी भाषा का अंतिम स्वरूप यही है तो वो भाषा मृत भाषा कहलाएगी, यानी कि उस भाषा का अंत हो गया। और हम यहाँ जीवित भाषा की बात कर रहे हैं, जो चल रही है उस भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता कि अंतिम दौर में ये भाषा ऐसी थी, हम ऐसा नहीं कहेंगे। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो उस भाषा मृत कहलाएगी, यानी कि उसका जो रूप है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, 8वां हम देखते हैं, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक कहने का मतलब है एक निश्चित क्षेत्र, जैसे कि आपका झारखंड, आपका जो सिमडेगा, इसका अपना एक निश्चित क्षेत्र है। तो इसी के अंदर में जो भाषा बोली जाएगी उसकी अपनी खास विशेषता होगी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, यानी कि एक निश्चित सीमा क्षेत्र के अंदर ही वो भाषा बोली जाएगी। आप उड़ीसा चले जाइएगा, उड़ीसा यानी कि आपके दिमाग में कौन सी भाषा आएगी, उड़िया आएगी। बंगाल चले जाइएगा, है ना, तो वहाँ आपके दिमाग में क्या आएगी, वहाँ बांग्ला बोली जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम झारखंड की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ हिंदी बोली जाती है। इसके साथ ही साथ कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो जो भाषा होती है उसकी अपनी भौगोलिक सीमा रहती है। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में ही बोली जाती है, समझी जाती है। ठीक है, 9वां हम देखते हैं, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। विश्व की अगर बात करें हम तो करीब 3000 भाषाएं, लगभग 3000 भाषाओं के बारे में जिक्र किया जाता है। तो प्रत्येक भाषा का अपना इतिहास होता है, ऐतिहासिक सीमा, है ना। जैसे हम हिंदी की बात करें, ठीक है, तो हिंदी का अपना इतिहास है, उर्दू का अपना इतिहास, अंग्रेजी का अपना इतिहास है, बांग्ला का, उड़िया का, संस्कृत का अपना इतिहास है,
हम हिंदी के बारे में जानते हैं कि हिंदी जो है संस्कृत से निकली है। करीब 8वीं 9वीं कई सारे विद्वान जो हैं, है ना, वो अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। रामकुमार वर्मा 8वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल 10वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। ठीक है, तो हर भाषा की अपनी ऐतिहासिक सीमा रहती है, अपना इतिहास रहता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं या 10वां है, प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। संरचना यानी कि उसका जो शब्द विन्यास है, वाक्य विन्यास है, उसकी जो बनावट है, सभी भाषा की अलग अलग रहती है। जैसे हम हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, तो इसका जो वाक्य विन्यास है वो क्या है। हिंदी की अगर हम बात करें तो क्या है, सबसे पहले कर्ता लगता है, उसके बाद कर्म लगता है, उसके बाद क्रिया लगता है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो उसकी संरचना अलग रहती है। पहले क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। यहाँ आप देखिएगा, राम क्या है, करता है, किताब क्या है, कर्म है। यानी कि कर्ता हम किसको कहते हैं, जो काम करने वाला है, और जिस पर फल पड़ता है उसको हम क्या कहेंगे, कर्म, है ना। और उस काम को करने के लिए जो क्रिया लगता है ना, जो चीज लगता है इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पढ़ता है, क्रिया है। इसी को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिएगा तो ये क्या होगा, राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक, इस तरीके से। यानी कि राम जो है ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब आपका क्या है, रीड्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। यानी कि जो भाषा है, प्रत्येक भाषा की संरचना क्या रहती है, अलग अलग रहती है। उसकी बनावट अलग रहती है, यानी कि उसके वाक्य विन्यास की बात हो रही है, शब्द विन्यास की बात हो रही है। ठीक है।